क्या ये हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना? किसका था मेरे भाई? तो जुलाई क्रांति से था। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई टॉपिक है जो हर साल तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। ऐसे ही मेरे भाई मैं आगे के जितने आपके चैप्टर होंगे उनसे उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आऊंगा। आज की इस क्लास का मेन मंतव्य ये था कि मैं आपको उन टॉपिक पर आपका ध्यान केंद्रित कर सकूं जहां से बोर्ड हर साल क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, जिससे कि बार बार तुम्हारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव हो, है ना। और वो टॉपिक कौन सा मेरे भाई? वो टॉपिक है तुम्हारा जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति और उदारवादियों की क्रांति जो कि चली थी आपकी 1830 से लेकर के 1848। पहली क्रांति कब हुई थी? 1830 में हुई थी, जिसे हम लोग जुलाई क्रांति कहते हैं, है ना। आइए अब बिना देर के हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने सेशन जाने वाला है इसको आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले जब समझो कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं और जब हम वहां पर ये सारे सिनेरियो देखते हैं, किस प्रकार से वहां पर राष्ट्रवाद फैला, किस प्रकार से नेपोलियन का दौर आया, फिर एक समय आया 1815 जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार जाता है, और जैसे ही नेपोलियन हारता है उसको रूढ़िवादी ताकतें जो होती हैं मिलकर के हराती हैं। फिर क्या होता है? नेपोलियन के हारने के पश्चात वापस से यूरोप में क्या आ जाता है मेरे भाई? वापस से यूरोप में आ जाता है तुम्हारा रूढ़िवाद, ठीक है भाई। तुम्हारा वापस से यूरोप में मेरे भाई क्या आता है? वापस तुम्हारा यूरोप में रूढ़िवाद आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ? जब रूढ़िवाद की ताकतें फैलने लगती हैं और उदारवादियों को क्या किया जाता है? प्रताड़ित किया जाता है। वो क्या होते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अंडरग्राउंड होकर के अपने संगठन का निर्माण करते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा कार्बोनरी वाला मामला, है ना। और वो मिलके क्या करते हैं? फिर अपने क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते हैं और जुलाई 1830 में वापस से यूरोप में मेरे भाई क्रांति होती है, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति मेरे भाई सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो वापस से मेरे भाई कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में ये क्रांति होती है। और ये क्रांति करते कौन है? ये क्रांति मेरे भाई उदारवादी करते हैं, इसीलिए इसे उदारवादियों की क्रांति कहा जाता है। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद को और राष्ट्रवाद को क्या किया जाने लगा? क्रांति से जोड़ करके देखा जाने लगा। अब इन क्रांतियों का नेतृत्व कौन करता मेरे भाई? तो नेतृत्व कौन करेगा? उदारवादियों की क्रांति हो रही है, तो जो उदारवादी राष्ट्रवादी है वो क्या करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे। अब इन उदारवादियों में कौन कौन लोग आते हैं? आपका क्वेश्चन बनता है भैया, प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, या आप कह सकते हैं मेरे भाई जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं, वही मेरे भाई तुम्हारे उदारवादी संगठन में आते हैं। और भाई ये लोग क्या करेंगे? मिल करके एक क्रांति को अंजाम देंगे, जिसे कि हम लोग कहते हैं जुलाई क्रांति या उदारवादी क्रांति। क्लियर है? चलिए अब क्या हो मेरे भाई? ये क्रांति सबसे पहले कहां पर हुई? तो बेटा भाई पहला विद्रोह हमें फ्रांस में देखने को मिलता है 1830 में। पहला विद्रोह हमें फ्रांस में देखने को मिलता है कब? 1830 में। और उस विद्रोह के बाद क्या होता है? बुर्बो राजवंश, बर्बन डायनेस्टी के जिस राजा को 1815 के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, उसे उदारवादी क्या करते हैं? सत्ता से बेदखल कर देते हैं, उसे बर्खास्त कर देते हैं। यहां लिखा भी हुआ है कि बुर्बो राजा जिसे 1815 के बाद रूढ़िवादी ताकतों ने क्या किया था? सत्ता में बहाल किया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारों ने क्या किया? उखाड़ फेंका, सत्ता से बेदखल कर दिया। और क्या किया? उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मेरे भाई क्या हुआ? लुई फिलिप बनाया गया। इस संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया गया कब? 1830 में। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ? जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ? तो सबसे पहले तो मेरे भाई जुलाई क्रांति कब हो रही है? तो जुलाई क्रांति हमारी हो रही है 1830 में। जुलाई का वो महीना था, इसीलिए इसको जुलाई क्रांति कहा जाता है। पहला विद्रोह मेरे भाई कहां पर हुआ? तो पहला विद्रोह हमारा होता है फ्रांस में। क्या किया जाता है? बुर्बो राजा जो था, बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था, उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। किसको लाते हैं मेरे भाई? तो लुई फिलिप नाम का एक व्यक्ति था जिसे राजगद्दी दी जाती है। लुई फिलिप नाम का एक व्यक्ति था जिसे क्या दी जाती है? इसे फ्रांस का राजा बनाया जाता है, इसे संवैधानिक राजतंत्र का राजा बनाया जाता है। इसे संवैधानिक राजतंत्र का मेरे भाई क्या बनाया जाता है? तो राजा बनाया जाता है। संवैधानिक राजतंत्र का इसको राजा घोषित किया जाता है। एक बात मैंने आप लोग को क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी, अगर कहीं पर संवैधानिक राजतंत्र की बात आ जाएगी तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा से बैठा के रखना। क्या बैठा के रखोगे? कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होगा? एक हमारा संविधान होगा, एक हमारा संविधान होगा। संविधान मतलब कि नियम कानून की किताब,
बोलो भैया, संविधान मतलब क्या होता है? नियम और कानून की किताब होती है संविधान, कि हमारा देश कैसे चलेगा। तो वो संविधान का निर्माण किया जाएगा और राजा क्या होगा? इसी संविधान का पालन करेगा। राजा क्या होगा? इसी संविधान का पालन करेगा। इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। मतलब संविधान ऊपर होगा, उसके पिलर के नीचे क्या होगा? राजा अपनी सत्ता को बहाल करेगा, अपनी सत्ता को चलाएगा, है ना। ये बात याद रखना, क्योंकि मेरे भाई बिहार में इस तरह के क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और मैंने ये ट्रेंड देखा है कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन पे वो लोग ज्यादा अपना फोकस रखते हैं। अब क्या हो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई क्या हुआ कि बेटा जुलाई क्रांति हुई, है ना। पहला उथल पुथल हमें 1830 में फ्रांस में देखने को मिला, है ना। और क्या हुआ, जो बर्बन राजा था उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसका राजा कौन बना, जिसका नायक कौन बना? लुई फिलिप नाम का व्यक्ति हुआ। ये जो आपको यहाँ पर चित्र में व्यक्ति दिख रहा है, इसी का नाम लुई फिलिप है। ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पर मेरे भाई चित्र में दिख रहा है, इसी का नाम मेरे भाई क्या है? तो इसी का नाम लुई फिलिप है, जिसे फ्रांस में बहाल किया गया 1830 पे, जुलाई क्रांति के बाद। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जब कोई क्रांति होगी तो उसका कोई ना कोई तो परिणाम निकलेगा ना। अगर कोई व्यवस्था फैल रही है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना भाई। ये क्या था? ये एक कारण था, जुलाई क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या निकला? तो जुलाई क्रांति के दो सबसे फेमस रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी किताब में दिया भी गया है। क्या दिया गया है कि भैया नीदरलैंड से बेल्जियम क्या होता, अलग हो जाता है। नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से क्या होता है? बेल्जियम अलग हो जाता है। और क्या बोलते हैं, किससे मेरे भाई? तुर्की से। किससे मेरे दोस्त? तुर्की से यूनान अलग हो जाता है। तुर्की से मेरे भाई क्या होता है? यूनान अलग हो जाता है ना। यूरोप में 1830 में क्रांति होती है। पहला विद्रोह फ्रांस में होता है। फ्रांस में क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि वहां पर बर्बन डायनेस्टी थी, उसे निकाल के बाहर किया गया और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। उसके अलावा यूरोप में क्या हुआ? तो यूरोप में दो सबसे बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। पहली घटना क्या होती है? नीदरलैंड से, है ना, जिसे पहले हॉलैंड कहते थे, नीदरलैंड से बेल्जियम क्या होता है? अलग हो जाता है। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना क्या थी? तुर्की से, जिसको हम लोग टर्की भी कहते हैं, टर्की से जो एथेंस होता है, जो यूनान होता है, वो क्या होता है? अलग हो जाता है। और एक संधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं कुस्तुतुनिया की संधि, है ना। एक संधि होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कुस्तुतुनिया की संधि कहते हैं। इस बात को याद रखना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में कौन सी दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी? तो पहली, नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हुआ। दूसरा, तुर्की से यूनान अलग हुआ, यूनान या एथेंस। ठीक है, चलो अब क्या हो मेरे भाई, अब ये जो मेरे भाई आपकी जुलाई क्रांति थी, ये जो जुलाई क्रांति थी, इसका पूरा दौर कब तक था? तो मेरे भाई जुलाई क्रांति को हम लोग क्रांति का युग भी कहते हैं या क्रांति का दौर भी कहते हैं। मतलब इस दौरान पूरे यूरोप में क्रांतियां हो रही थी। इस दौरान मेरे भाई ये देखा गया कि पूरे यूरोप में मेरे भाई क्या हो रही थी? तो पूरे यूरोप में क्रांतियां हो रही थी, है ना। पूरे यूरोप में मेरे भाई क्रांति हुई। पहला विद्रोह मेरे भाई फ्रांस में देखा गया। पहला विद्रोह मेरे भाई फ्रांस में देखा गया, है ना। फ्रांस के बाद मेरे भाई ये कहाँ गया? तो ऑटोमन एम्पायर मतलब तुर्की में गया, तुर्की, है ना। फिर तुर्की से पोलैंड, है ना, पोलैंड से जर्मनी और जर्मनी से मेरे भाई क्या? इटली। मतलब अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा 18 साल का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में उदारवादियों ने हर जगह पे क्रांति की। फ्रांस में क्रांति का पहला शुभारंभ होता है। धीमे धीमे वो क्रांति यूरोप के अन्य देशों तक पहुंच जाती है। चाहे मैं तुर्की की बात करूं, चाहे मैं पोलैंड की बात करूं, चाहे मैं जर्मनी की बात करूं, चाहे मैं इटली की बात करूं, है ना। इसी दौर में आप लोग देखेंगे जर्मनी और इटली का क्या होता है? तो यूनाइटिफिकेशन भी होता है ना। तो ये जो पूरा सिनेरियो था मेरे भाई, वो उदार क्रांति से संबंधित था। और उदार क्रांति कह सकते हो या उदारवादियों की क्रांति कह सकते हो। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो मेरे भाई, वो इसी से रिलेटेड है। दौर याद रखना, 1830 से लेकर के 1848 तक का वो टाइम पीरियड है जब पूरे यूरोप में जो उदारवादी मध्यम वर्गीय है वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, है ना। एक शब्द याद रखना है, कभी कभी आप लोग शब्द देखते हैं उदारवादी मध्यम वर्गीय। क्या मेरे भाई? उदारवादी मध्यम वर्गीय, उदारवादी मध्यम वर्गीय, उदारवादी मध्यम वर्गीय, है ना। तो भाई इन लोगों ने क्या की थी? पूरे यूरोप के समीकरण को बदलने का प्रयास किया था, पूरे यूरोप के इतिहास को बदलने का प्रयास किया था। और फिर हम देखते हैं ये वही दौर है जब उदारवादी क्या करते हैं? अपनी क्रांति करने में सफल होते हैं। और इसी दौर में जब आगे जाकर के हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जर्मनी जो कि कई राज्यों में डिवाइड था, वो यूनाइट किया जाता है। इटली जो कि 7 भागों में डिवाइड था, उसको यूनाइट करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना। तो भाई ये तुम्हारा पूरा सिनेरियो किसका था? तो जुलाई क्रांति से था, है ना। किसका था मेरे भाई? तो जुलाई क्रांति से था। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई टॉपिक है जो हर साल तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आता है और इस साल भी यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनने तय हैं। अब देखो ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड मेरे भाई कुछ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मेरे भाई कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं,
है ना। कुछ मेरे भाई तुम्हारे एमसीक्यू हैं और कुछ मेरे भाई तुम्हारे सब्जेक्टिव हैं, मैं आपको दोनों कराऊंगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे भैया राष्ट्रवाद के उदय की घटना के बाद क्या हुआ मेरे भाई, है ना, तो भैया फ्रांसीसी क्रांति का वो दौर था जहां से राष्ट्रवाद की घटना में देखने को मिलती है। ठीक है, अगले तो क्या बोल रहा है कि उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लेना। तो भैया लैटिन भाषा से उदारवाद शब्द लिया गया है, लैटिन भाषा से उदारवाद शब्द लिया गया है ना। अब देखो नेपोलियन की हार कब हुई, क्योंकि जो उदारवादियों की क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है, नेपोलियन के साथ जुड़ी हुई है। तो पता है ना आपको, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था मेरे भाई, तो 1850, 1815 का वो साल था जब युद्ध होता है और यूरोप में वापस से कौन आता है, तो रूढ़िवादी ताकतें स्थापित हो जाती हैं। फिर बोला गया कि भैया मैजनी का संबंध किससे मेरे भाई, तो भैया भाई कार्बोनरी से, है ना। मैजनी भाई साहब का संबंध किससे मेरे भाई, तो उनका संबंध कार्बोनरी से है, उनका संबंध मेरे भाई किससे है, तो कार्बोनरी से है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन क्या है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। वियना सम्मेलन, जब बैटल ऑफ वाटरलू होता है तो वियना कांग्रेस स्थापित की जाती है, और इसी वियना कांग्रेस से क्या होता है, पूरे यूरोप में रूढ़िवादी ताकतों का क्या होता है, स्थानापन्न प्रारंभ हो जाता है। तो यह कब था, 1815, दोनों का साल एक ही है, दोनों का साल मेरे भाई क्या, तो एक ही है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव थे, अब मेरे भाई ये तुम्हारे सब्जेक्टिव हैं, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव थे, तुम्हारे सब्जेक्टिव है। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 1848 में उदारवादी क्रांति के परिणाम क्या हुए। 1815 में उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ मेरे भाई, स्टार लगा लो, क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही बनते हैं, स्टार लगा लो मेरे भाई, क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही बनते हैं, और इस साल भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा ही कुछ बनेगा। क्या बोल रहा है, रूढ़िवादी शक्तियां 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को कभी भी बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राष्ट्रीयों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1850 से पहले हो चुके थे, है ना। दासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया, है ना, और क्या किया गया, हर जगह पे परिवर्तन देखने को मिला। भाई जब एक बार क्रांति हो जाती है ना, तो भैया उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं, उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। तो जब 1840 की क्रांति पूरी यूरोप में हुई, तो यूरोप में जो राजवंश हुआ करते थे, है ना, मध्य और पूर्वी यूरोप के, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर अपनी जनता को अधिकार देना प्रारंभ कर दिया। जो दासत्व की प्रथा थी, जो बंधुआ मजदूरी थी, उसको भी उन्होंने समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। तो मेरे भाई ये तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा और होगा, है ना, एक क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारा और होगा। क्या लिखा है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेटा स्टार लगा लो, क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा इस साल बन सकता है, स्टार लगा लो, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से इस साल बनने की पूरी संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो उदारवाद, मैंने बताया कि उदारवाद शब्द तुम्हारा लैटिन भाषा से लिया गया है। उदारवाद शब्द तुम्हारा किससे लिया गया भैया, तो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, जिसका अर्थ क्या होता है, आज़ाद होता है ना। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है लिबर, जिसका अर्थ आज़ाद होता है, वही तुम्हारा उदारवाद शब्द लिया गया है ना। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून की समझ क्या, उसको बराबरी देना। उदारवाद किसकी बात करता है मेरे भाई, उदारवाद मेरे भाई इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और फ्रीडम की बात करता है। किसकी मेरे भाई, और वो फ्रीडम की बात करता है ना। अब इसकी विशेषताएं देख लो, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता है जो किससे बनी हो, सहमति से बनी हो, मतलब वो राजशाही का विरोध करता है ना। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति चाहता है। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का क्या करता है, तो पक्ष लेता है। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को क्या करते हैं, अनिवार्य मानते हैं कि संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, है ना। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या करता है कि बाजारों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना। आपने जो बाजारों पर नियंत्रण लगा के रखा है उसको आप समाप्त करिए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उदारवाद से आप क्या समझते हैं, उदारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर व्यक्ति को आजादी और उसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है ना। तो भाई ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन वहां पर कहाँ बोर्ड में फ्रेम होते हैं, ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन मेरे भाई बोर्ड में फ्रेम होते हैं। और बेटा इस टॉपिक से बारंबार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो तुम्हारे एमसीक्यू, चाहे वो तुम्हारे मेरे भाई क्या होने, तुम्हारे सब्जेक्टिव हो, है ना। तो भैया आज की इस क्लास का मेन मंतव्य ये था कि मैं आपको उन टॉपिक पर आपका ध्यान केंद्रित कर सकूं जहां से बोर्ड हर साल क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। ऐसे ही मेरे भाई मैं आगे के जितने आपके चैप्टर होंगे उनसे उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आऊंगा जिससे बोर्ड बारंबार प्रश्न बना रहा है ना। तो भाई ये आप लोग के लिए सबसे फ्रूटफुल क्लास थी, है ना। जो बच्चे मेरे भाई अभी आ चुके हैं या धीमे धीमे आने वाले हैं वो क्या करेंगे मेरे भाई, अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे। हाँ,
आप लोग अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा कि आप लोग अगर ये सोचे कि सर जी मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप इस पर भी कुछ बना सकते हैं, क्या ये हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मुझे बताना, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उस टॉपिक पर भी मैं क्या करूंगा, आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये सारा इनिशिएटिव हमारे बिहार के उन बहादुरों के लिए है जो इस साल कक्षा 10वीं का पेपर देने जा रहे हैं और उन्होंने मन में एक ही बात को ठाना है कि मुझे इस साल अपने स्टेट में टॉप करना है ना। तो भैया ये सब कुछ आप लोग के लिए है, मैं ऐसे ही आप लोग का साथ निभाता चलूंगा और जब तक मैं आपको बोर्ड में आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं थकूंगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आप लोग के लिए फ्रूटफुल होने वाली है। कमेंट जरूर करिएगा, बिल्कुल भी जो भी आपके मन में संशय हो, जो भी आप चाहते हो, हम उसे जरूर रीड करेंगे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक मस्त रहिएगा।